प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे कृति का भाग 1 सहायक वाचन का तीसरा अध्याय जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। हम हमारे अध्याय रीढ़ की हड्डी को समझेंगे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। पात्रों का परिचय। उमा बीए पास एक शिक्षित एवं सच्चरित्र युवती है। उसका चेहरा आकर्षक है किंतु आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। उसके पिता रामस्वरूप एवं माँ प्रेमा काफ़ी व्यस्त दिखाई देते हैं क्योंकि उमा को देखने के लिए लड़के आने वाले हैं। लड़का शंकर बीएससी करने के पश्चात मेडिकल की पढ़ाई करता है। उसके पिता गोपाल प्रसाद पेशे से एक वकील है। लड़के वालों के स्वागत की तैयारी। लड़की के पिता रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर एक तख्त टेबल उठाकर लाते हैं और कमरे को सही ढंग से सजाने का काम करते हैं। तख्त को चादर से ढक देते हैं। प्रेमा अपने पति रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फैलाकर बैठी है, कोई सजना भी नहीं चाहती है। आखिर अपने घर लड़के वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप पत्नी को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जब लड़के वाले आ जाएं तब पान लेकर उसे दिखाने के लिए भेज देना। और हाँ, यह मत बताना कि उमा बीए पास है, वह केवल मैट्रिक पास है। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद नहीं चाहते हैं कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी हो। लड़के वालों का आना। गोपाल प्रसाद और शंकर का घर में आगमन होता है, अर्थात लड़की को देखने के लिए लड़के वाले लड़की के घर पर आ चुके हैं। रामस्वरूप जो कि लड़की का पिता है वह विनम्रता दिखाते हैं और सत्कार करते हैं। जैसे कि हमारे घर भी कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका खड़े होकर और द्वार पर जाकर किस प्रकार स्वागत करते हैं, उसी प्रकार रामस्वरूप भी उनका स्वागत करते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातों में खोने लगते हैं, अर्थात वे उनके समय की बातें करने लगते हैं कि उस समय तक अध्ययन कहाँ तक किया जाता था, किस प्रकार कौन सा कार्य किया जाता था, किस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे। इन सब विषयों पर वे चर्चा करने लगते हैं। अपने ज़माने की वे प्रशंसा करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने समय के पढ़ने लिखने की प्रशंसा करते हैं। रामस्वरूप अपने समय को रंगीन बताते हैं। विवाह की बातचीत होती है। मेहमान आ चुके थे घर पर, अब वे दोनों पक्ष विवाह की चर्चा करने लगते हैं, अर्थात अब लड़की आएगी। विवाह की बातचीत। रामस्वरूप चाय नाश्ते की व्यवस्था में लगते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर को हिदायत देते हैं कि तुम अपनी कमर सीधी रखकर बैठना। फिर चाय नाश्ते की औपचारिकता चलती है। गोपाल प्रसाद अपने लड़के के विवाह के लिए लड़की सुंदर होना आवश्यक बतलाते हैं। वह कहते हैं कि लड़की का सुंदर होना बहुत ही आवश्यक है। वे यह भी कहते हैं कि मेरे कानों पर भनक पड़ी है कि आपकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी है, अर्थात वे कहते हैं कि आपकी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, मैंने इसे सुना है, परंतु मुझे इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हम अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मर्दों का तो काम ही है पढ़ना लिखना और योग्य बनना। यदि औरतें पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी तब तो हो चुकी गृहस्थी। रामस्वरूप भी उनकी बात का समर्थन कर देते हैं, अर्थात लड़के का पिता कहता है कि लड़कों को तो पढ़ाया जाना आवश्यक ही है, परंतु लड़कियों को अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति भी नहीं करना चाहिए और अगर वे राजनीति करने लगी तो वे गृहस्थी को अच्छे से नहीं चला पाएगी। लड़की का पिता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। लड़के वालों द्वारा उमा को देखना, अर्थात लड़की नाश्ता पानी लेकर आती है लड़के के समक्ष, अर्थात सभी के सामने जब वह आती है
अब उमा को देखने दिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उमा एक तस्तरी में पान लिए मेहमानों के समक्ष उपस्थित है। उसकी आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे चौंक गए, अर्थात लड़के वाले उसकी आंखों पर लगा चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद को संदेह होता है कि कहीं यह लड़की के अधिक पढ़ने के कारण तो नहीं है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अधिक पढ़ाई करता है उसे चश्मे लगने की संभावना अधिक रहती है। रामस्वरूप इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, अर्थात लड़की का पिता मना कर देता है कि यह पढ़ाई की वजह से नहीं है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरे का सौंदर्य पसंद आता है। उमा अपनी संगीत शिक्षा का परिचय देने के लिए सितार बजाती है और मीरा का एक भजन गाने लगती है। इसी बीच उसकी आंखें शंकर की आंखों से जा मिलती है। वह गाते गाते रुक जाती है। उसके पिता पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि की निपुणता बताते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से और भी जानकारी लेते हैं। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप अधिक जोर डालते हैं तो उमा दृढ़ स्वर से कहने लगती है, क्या कहूँ, अर्थात क्या जवाब दूँ बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदे। इतने में लड़के का पिता कहता है लड़की के पिता से, क्या आपने हमारी इज्जत उछालने के लिए बुलाया था हमें यहाँ पर। फिर उमा करती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती, अर्थात लड़की कहती है कि हमारी बेइज्जती नहीं हुई क्या, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा आपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। लड़का कहता है, बाबूजी चलिए, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। फिर लड़की उमा कहती है कि जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। लड़की का पिता कहता है, उमा रुको। इतने में लड़के का पिता कहता है, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास है, उफ़ो, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना नहीं है। आओ बेटा शंकर चलें। उमा कहते, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन अर्थात उनका लड़का अधिकतर झुक के बैठा रहता था, इसीलिए उसने कहा कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासपन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर थम्ब से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं और रतन आता है। वह कहता है, रतन उनका नौकर है जो मक्खन लेने के लिए गया था। इस प्रकार लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने उस समय की वास्तविक स्थिति और लड़कियों को किस प्रकार ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था उस समय पर, और जिन लोगों के द्वारा पढ़ाया जाता था उन्हें किन समस्याओं का सामना करता पड़ता था, इसका सजीव चित्रण किया गया है।